दादाजी चाहते थे कि मैं जिंदगी भर ऐश काटूं, एक नंबर का अमीर बाप का बेटा बनकर रहूं। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए एक चमचमाती खूबसूरत बिजनेस वुमन ढूंढ निकाली शादी के लिए। अब भाई, सामने गोरी चिट्टी, कतई जहर लुक्स और लंबी टांगों वाली मैच्योर दीदी खड़ी थी। मैंने भी सोचा, चलो पहली मुलाकात में ही अपना भौकाल जमा देते हैं, एक कड़क सा रौब झाड़ते हैं। मैंने सीधे मुंह पर बोल दिया, देखो, न तो मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार है और न ही तुम मुझसे दिल लगाने की उम्मीद रखना। शादी के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कोई किसी की लाइफ में टांग नहीं अड़ाएगा। तुम्हें इस फैंग खानदान की बहू का टैग और पूरी इज्जत मिलेगी, लेकिन इसके अलावा मुझसे कुछ और मत मांगना। पर भाई साहब, मुझे क्या पता था कि सिर्फ 2.5 दिन के अंदर ही मेरे ऐसे दिन आएंगे कि मैं खुद के मुंह पर 80 तमाचे मारना चाहूंगा। असल में हुआ क्या, अभी कुछ देर पहले ही दादाजी ने हाथ की नस काटने की धमकी देकर मुझे इस बिजनेस वाली शादी के लिए जबरदस्ती हाँ करवाया था। लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की का नाम सुना, भाई कसम, मेरे तो तोते उड़ गए। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। सोचा भी नहीं था कि वो लड़की कोई और नहीं, बल्कि मेरे ही पक्के दोस्त की सगी बड़ी बहन है। मैंने आज तक सिर्फ उसका नाम सुना था। मैंने थोड़ा डरते डरते दादाजी से पूछा, अरे दादाजी, वो मुझसे उम्र में काफी बड़ी है ना? बूढ़े दादाजी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। बोले, ज्यादा नहीं, बस तुमसे 5 साल बड़ी है। मैंने दांत पीसते हुए कहा, 5 साल बड़ी? दादाजी, आपको क्या लगता है कि मुझे बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, जो आप मेरे लिए सीधे एक माँ ढूंढ कर ले आए? पर दादाजी भी पक्के खिलाड़ी थे। बिना गुस्सा हुए कूल अंदाज में बोले, अगर ऐसा सोचकर तेरे दिल को तसल्ली मिलती है तो भाई तू यही समझ ले। बूढ़े दादाजी की यह बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीला हो गया और पैर पटकते हुए वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, उन्होंने पीछे से फिर आवाज लगाई, सुन, बाहर जाकर जो मर्जी फालतू काम करना है कर, लेकिन किसी लड़की के साथ चक्कर मत चलाना। याद रख, चरित्रहीन मर्द का सबसे असली गहना होता है। भाई, ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही फट गया। मैं मन ही मन चीख उठा, अरे भाई, मैं लड़का हूं, मुझे कौन सा दहेज में अपना चरित्र बचाकर जाना है। खैर, मैं अपनी गाड़ी दौड़ाकर सीधे क्लब पहुंचा। जैसे ही गाड़ी से उतरा, मेरा दोस्त जांग बेई हंसते हुए आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे आलिंग, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है? मैंने झटके से उसका हाथ हटाया और गुस्से में आगे बढ़ गया। अब साला जिसे मैं अपना पक्का भाई समझता था, वो तो पीठ पीछे मेरा साला बनने की तैयारी में था और ऊपर से मुझसे ही पूछ रहा है कि क्या हुआ। जांग बेई मेरे पीछे पीछे भागा भागा आया और त्योरियां चढ़ाकर बोला, अरे भाई, ये किस बात का एटीट्यूड दिखा रहा है? क्या उखाड़ लिया मैंने? मैं उसे खरी खोटी सुनाने ही वाला था कि तभी सामने कॉरिडोर से वीआईपी लोगों का एक ग्रुप आता दिखा। सबका रुतबा और टोन एकदम कड़क था। जांग बेई तुरंत मुस्कुराते हुए उनमें से एक लड़की की तरफ बढ़ा और बोला, दीदी। उसे देखते ही भाई कसम से मेरे होश उड़ गए, पैर जमीन से चिपक गए। तो यही है वो मुझसे 5 साल बड़ी मेरी होने वाली बीवी, जांग तांग। वो एकदम फिट और टाइट ऑफिशियल आउटफिट में थी। फिगर एकदम कड़क, चेहरा कतई खूबसूरत, लेकिन आंखों में गजब का सस्पेंस और एटीट्यूड था। अब भाई, मेरे आसपास तो हमेशा चुलबुली और बचकानी लड़कियां रहती थीं। मैंने लाइफ में कभी ऐसी खतरनाक और कातिलाना पर्सनैलिटी वाली औरत देखी ही नहीं थी। उस खतरनाक लुक को देखकर भाई साहब, मेरे दिल की धड़कनें अचानक बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागने लगीं। जांग तांग ने बिल्कुल शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, लेट हो गए। मेरा वो शेर जैसा दोस्त जांग बेई उनके सामने भीगी बिल्ली बनकर सिर हिलाने लगा, जी दीदी। जांग तांग का अंदाज ऐसा था कि कोई उनकी बात काट ही नहीं सकता। वो बोली, टाइम से घर पहुंच जाना। और इतना कहते ही उन्होंने अपनी तीखी नजरें सीधे मुझ पर टिका दी। भाई कसम, मेरी तो पूरी बॉडी एकदम टाइट हो गई और मेरा ये हैंडसम सा चेहरा शर्म से लाल होने लगा। जांग तांग मुझे घूरते हुए बोली, और तुम भी। ये सुनते ही मेरे दोस्तों ने तुरंत मजे लेना शुरू कर दिया। हंसते हुए बोले, अरे जांग तांग, तुम तो सीधे फैंग साहब पर ही हुक्म चला रही हो। तुम्हें नहीं पता क्या कि ये फैंग खानदान के इकलौते चिराग हैं, इन्हें तो इनके दादाजी भी नहीं संभाल पाते। ये सुनकर जांग तांग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अपनी उसी नशीली और कड़क आवाज में मुस्कुराकर बोली, तो इन्हें भी मैं ही संभालूंगी। भाई साहब, ये सुनते ही तो मेरा चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। जब तक हम लोग क्लब के प्राइवेट रूम के अंदर गए, तब तक मेरे गाल एकदम तप रहे थे। जांग बेई मुझे देखकर हैरान था। बोला, अरे भाई, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों चमक रहा है? बाकी दोस्त भी कहां बाज आने वाले थे। वो भी चुटकी लेते हुए बोले, अरे देखो तो, हमारे फैंग साहब का चेहरा तो एकदम गुलाबी हो गया है। मैंने चिढ़कर चिल्लाते हुए कहा, भागो सालो यहां से। और पैर पटकते हुए एक ठंडी वाइन का पूरा ग्लास एक ही सांस में गटक गया। तब जाकर अंदर की आग थोड़ी शांत हुई। रात के ठीक 11 बजे जांग बेई अचानक अपनी सीट से उठा और बोला, भाई, मैं तो चला। मेरी दीदी ने बोला था कि टाइम से घर आ जाना। और हां, तुझे भी चलने को कहा था। ये सुनते ही मेरा तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं भड़क कर बोला, अरे, उसने कह दिया तो क्या मैं भाग जाऊंगा?
अभी तो शादी की बात शुरू भी नहीं हुई और वो अभी से मुझ पर इतना रौब झाड़ रही है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा ये? जांग बेई बेचारा सीधे साधे अंदाज में बोला, अरे भाई, मेरी दीदी तेरे भले के लिए ही तो कह रही थी। मैंने गुस्से में सोफे पे पीछे होकर पैर पे पैर चढ़ाया और अकड़ कर बोला, तुझे जाना है तो तू कट ले, मैं तो नहीं जा रहा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं जो उनके इशारों पर नाचूं। जब जांग बेई ने जाने के लिए सिर हिलाया तो मुझे लगा कि ये साला पक्का अपनी बहन को चुगली करेगा। मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, अरे सुन, रुक, तू कहीं जाकर मेरी शिकायत तो नहीं करने वाला ना? देख, मैं उस जांग तांग वांग से बिल्कुल नहीं डरता, समझ गया? मैं तो बस इसलिए कह रहा हूं कि कहीं वो दादाजी को न बता दे, फालतू में बूढ़े आदमी की टेंशन बढ़ जाएगी। जांग बेई अजीब सी शक्ल बनाकर बोला, अरे भाई, मैं क्यों शिकायत करूंगा? और वैसे भी आज तुझे हुआ क्या है? तू इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? उसका वो भोला सा चेहरा देखकर मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, छोड़, कुछ नहीं, तू निकल। उसके जाने के बाद भी मेरा ईगो 7वें आसमान पर था। मैंने मन ही मन ठान लिया, बेटा, शादी हो भी गई ना, तब भी वो मुझे अपने इशारों पर नहीं नचा पाएगी। वो जितना मुझे जल्दी घर लौटने को कहेगी, मैं उतना ही जानबूझकर पूरी पूरी रात बाहर गुजारूंगा। उधर जांग बेई जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि जांग तांग सफेद रंग के ढीले ढाले घरेलू कपड़ों में सोफे पर बैठी थी। उसने बड़े ही ग्रेसफुल अंदाज में एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा रखा था। कतई क्लासिक और अट्रैक्टिव लग रही थी। जांग बेई को देखते ही उसने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाईं। उसकी आंखों में एक अजीब सा आलस और किलर लुक था। इधर मैं अपनी जिद के चक्कर में सुबह होने तक क्लब में जबरदस्ती डिस्को करता रहा और सूरज निकलने के बाद ही घर में कदम रखा। मुझे लगा था कि जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा, दादाजी अपनी लाठी लेकर फ्लाइंग चप्पल वाले मोड में मेरा स्वागत करेंगे। मैंने भी शरीफ बच्चा बनने का नाटक करते हुए अपना सिर झुका लिया कि चलो, आज तो डांट खानी ही पड़ेगी। लेकिन भाई, सीन बिल्कुल उल्टा हो गया। दादाजी आराम से चाय की चुस्की ले रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। बूढ़े दादाजी ने ठंडे दिमाग से चाय का एक घूंट लिया और बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बोले, अपने कमरे में जा और आराम कर। शाम को जांग परिवार के साथ डिनर पर जाना है। तुम्हारी शादी की बात पक्की करनी है। ये सुनते ही भाई साहब, मेरी पूरी हेकड़ी निकल गई। गर्दन अपने आप झुक गई और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, क्या आज शाम को ही उस जांग तांग के साथ? तो भाई साहब, आखिरकार मैंने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। मतलब बोले तो एकदम सरेंडर कर दिया। अब यार खुद ही सोचो, हार मानने के अलावा मेरे पास रास्ता ही क्या था? एक तरफ थी शादी की, हाँ, और दूसरी तरफ थी सीधे मेरी जान। तो भाई, अपनी जान गंवाने से तो अच्छा यही था कि चुपचाप शादी के लिए राजी हो जाओ। पर सच बताऊं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं पूरी रात घर से गायब रहा और ये बात जानकर भी हमारे खूसट और महागुस्सैल दादाजी ने मुझ पर एक भी डांट नहीं बरसाई। मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने थोड़ा सा हौसला जुटाया, दबे पांव उनके पास गया और धीमे से पूछा, अरे दादाजी, आप सच में गुस्सा नहीं हो क्या? बूढ़े दादाजी ने आराम से चाय का कप टेबल पर पटका और ऐसी खतरनाक वाली तानेबाज मुस्कान दी कि क्या बताऊं। वो हंसते हुए बोले, अरे मैं भला क्यों गुस्सा होने लगा? वैसे भी बेटा, तेरे पास ऐश करने के लिए बस यही 2-4 दिन बचे हैं। जितने मजे लूटने हैं लूट लें। ये सुनते ही भाई कसम, रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरा पूरा बदन कांप गया। मैंने वहां एक सेकंड भी रुकना ठीक नहीं समझा और दुम दबाकर सीधे अपने कमरे की तरफ भाग खड़ा हुआ। शाम होते होते मेरे कमीने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर धड़ाधड़ मैसेजेस आने शुरू हो गए। वो साला जांग बेई ग्रुप में फुल भौकाल जमा रहा था। एकदम चौड़ा होकर मैसेज टाइप कर रहा था। जांग बेई का ग्रुप मैसेज आया, भाई लोगों, आज शाम को मेरी एक बहुत ही तगड़ी और इंपॉर्टेंट डिनर मीटिंग है। मैं अपनी बड़ी दीदी और उनके होने वाले पति यानी अपने होने वाले जीजा जी की फैमिली के साथ डिनर पर जा रहा हूं। बस भाई, इतना मैसेज आना था कि ग्रुप में मानो बम फूट गया। लियू, जियान, ली और शी शीशेंग, ये वो सारे लौंडे थे जो बचपन से ही मेरी होने वाली बीवी यानी जांग तांग को अपनी क्रश मानते थे और उसकी इज्जत करते थे। मैसेज देखते ही उन सब के तो तोते उड़ गए। सारे के सारे लौंडे ग्रुप में पागलों की तरह छाती पीटने लगे और उस मिस्टीरियस दूल्हे की किस्मत को कोसने लगे कि साले ने कितनी बड़ी लॉटरी मार ली है। लियू जियान ने ग्रुप में रोते हुए मैसेज डाला, यार सब मेरी किस्मत का कसूर है। काश मैं थोड़ा बड़ा होता तो कसम से तांग तांग दीदी से मैं ही शादी कर लेता। ये पढ़ते ही जांग बेई का पारा चढ़ गया। वो सीधे गाली गलौज वाले मोड पर आ गया और टाइप किया, अरे साले कुत्ते, मैंने तुझे अपना भाई माना और तू मेरी ही दीदी पर डोरे डालने की सोच रहा है? जाके पहले आईने में अपनी औकात देख, समझा? उधर मैं होटल जाने वाली गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा फोन की स्क्रीन पर चल रही इस गाली गलौज की रामायण को मजे से देख रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, यार ये जांग तांग सच में इतनी कड़क चीज है क्या जो ये सारे के सारे दीवाने इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? वैसे जांग बेई डांट तो सही रहा है। ये साले सब के सब आस्तीन के सांप हैं जो अपने ही दोस्त की मंगेतर पर नजर गड़ाए बैठे हैं। हालांकि उन्हें क्या पता कि इस पूरी कहानी का जो असली और अल्टीमेट अंडरवर्ल्ड डॉन है
वो इस वक्त खुद उनकी दीदी से मिलने के रास्ते में बैठा है। खैर, जैसे ही हम होटल पहुंचे, दादाजी ने अपनी लाठी संभाली और मुझे ऐसी कातिलाना नजरों से घूरा कि मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बूढ़े दादाजी ने अपनी लाठी को जमीन पर जोर से पटका और सीधे धमकी देते हुए बोले, सुन बे चमगादड़, अगर आज की ये मीटिंग तूने जरा सी भी खराब की तो मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। चल, चुपचाप बाहर जाकर खड़ा हो और अपने होने वाले ससुर जी का स्वागत कर। मैंने भी डर के मारे थूक गटका और भीगी बिल्ली बनकर सीधे होटल के मेन गेट पर दरबान की तरह जाकर खड़ा हो गया। आजकल के दादाजी भी ना बात बात पर सीधे हाथ की नस काटने की धमकी दे देते हैं। भाई, बहुत डेंजरस हो गए हैं। मैं उनके सामने चूं तक नहीं कर सकता था। मैं गेट पर खड़ा ही था कि तभी मेरी नजर सामने से आते हुए ग्रुप पर पड़ी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सबका ध्यान सीधे उस पर था जो बिल्कुल बीच में टशन से वॉक करती हुई आ रही थी। मेरी नजरें सीधे जांग तांग पर जाकर चिपक गईं। भाई साहब, आज वो कतई जहर लग रही थी। उसने एक बहुत ही कातिलाना, एकदम चटक लाल रंग की टाइट फिस्टल ड्रेस पहन रखी थी। वही जिसे आजकल इंटरनेट पर लोग हॉट मॉम ड्रेस कहते हैं। पतली पट्टियों वाली वो ड्रेस उसकी बॉडी पर इस कदर फिट थी कि उसके कर्व्स, पतली कमर और परफेक्ट फिगर एकदम साफ झलक रहे थे। शरीर पर कहीं भी 1 इंच फालतू चर्बी नहीं थी। पैर में 10 सेंटीमीटर की तीखी काली हील थी और जब वो अपनी कमर मटकाते हुए आगे बढ़ रही थी तो मानो हर कदम पर कयामत ढा रही थी। कल रात तो क्लब के धुंधले अंधेरे में वो वैसे ही गजब दिख रही थी, लेकिन आज जो वो ये स्पेशल मेकअप और तैयार होकर आई थी ना, उसकी ये खूबसूरती सीधे दिल पे वार कर रही थी। मुझे पक्का यकीन था कि ये औरत मन ही मन सोच रही होगी कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का हूं जो किसी सुंदर लड़की को देखते ही लार टपकाने लगेगा और पीछे पीछे घूमना शुरू कर देगा। अरे भाई, क्या मजाक है। मैं फैंग खानदान का बड़ा नवाब हूं। मैंने लाइफ में एक से बढ़कर एक हुस्न की परियां देखी हैं। ये हुस्न का जादू मुझ पर बिल्कुल नहीं चलने वाला, समझे। मैंने तुरंत अपनी नजरें घुमाई और एकदम शरीफ बच्चा बनने का नाटक करते हुए आगे बढ़ा। बड़े ही संस्कारी अंदाज में हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। उधर वो भोला भाला गधा जांग बेई अभी तक सिचुएशन को समझ ही नहीं पाया था। वो अपनी वही मासूम और बेवकूफों जैसी आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अरे भाई, तू भी इसी होटल में खाना खाने आया है क्या। मैंने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई और एकदम टशन में मुस्कुराते हुए उस अनजान गधे को अंदर ले जाने लगा। हम चारों जैसे ही होटल के वीआईपी कैबिन के अंदर गए, दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग आपस में ऐसे घुल मिल गए जैसे बरसों पुराने लंगोटिया यार हों। बातों का दौर शुरू हुआ और वेटर धड़ाधड़ टेबल पर खाना सजाने लगा। तभी अचानक उस भोदू जांग बेई के दिमाग की बत्ती जली। भाई साहब, मैं साफ महसूस कर पा रहा था कि उसकी नजरें पेंडुलम की तरह एक बार मुझ पर और एक बार अपनी बहन जांग तांग पर घूम रही थीं। उसकी शक्ल देखने लायक थी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर ऐसा खौफ आया मानो उसका पूरा ब्रह्मांड ही हिल गया हो। अब जाकर उस गधे को समझ आया था कि जिस मिस्टीरियस दूल्हे को वो ग्रुप में गालियां दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का लंगोटिया यार है। उसकी आंखों में साफ लिखा था, साले, मैंने तुझे अपना भाई माना और तू पीठ पीछे मेरा जीजा बनने की प्लानिंग कर रहा था। मैंने अपनी नजरें नीचे की और शरीफों की तरह, पागलों की तरह चावल ठूंसने लगा। भाई, मुझसे उसकी वो दर्द और गुस्से से भरी शक्ल देखी नहीं जा रही थी। मैंने वहां एकदम संस्कारी और सीधा लड़का बनने का नाटक चालू रखा। उधर जांगतांग के मम्मी पापा मुझे देखकर मन ही मन सोच रहे होंगे कि बाहर जो अफवाहें उड़ती हैं कि फैंग खानदान का लौंडा बड़ा बदतमीज और आवारा है, ये तो बिल्कुल वैसी चीज नहीं है। अरे भाई, अब उन्हें कौन समझाए। जब खुद जांगतांग जैसी शेरनी इस शादी के लिए हां कर चुकी है तो भला मुझ जैसे मेमने की क्या औकात जो वहां उड़ता तीर लेता। खैर, वो डिनर मीटिंग इतनी कड़क रही कि दोनों परिवारों ने हंसते खेलते बातों बातों में ही कोर्ट मैरिज से लेकर शादी के फंक्शन और यहां तक कि दहेज शगुन ब्राइड प्राइस की रकम भी फटाफट फाइनल कर दी। सारी बातचीत खत्म हुई और डिनर के बाद जब सब लोग बाहर जाने लगे तो बूढ़े दादाजी ने मुस्कुराते हुए अपना आखिरी हुक्म सुना दिया, फैंग लिंग, अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू तांग तांग को एकदम सही सलामत उसके घर छोड़कर आए। दादाजी की बात सुनकर मैंने न चाहते हुए भी जांग तांग की तरफ देखा। भाई साहब, वो अपने होठों पर एक नशीली मुस्कान सजाए सीधे मेरी तरफ ही देख रही थी। ये देखकर मेरा वो नालायक और बदतमीज चेहरा एक बार फिर शर्म से टमाटर जैसा लाल हो गया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने एकदम सीधे बच्चे की तरह, पागलों की तरह सिर हिलाकर हाँ कह दिया। अब जैसे ही ये फाइनल हुआ कि मैं और जांग तांग कार में अकेले जाने वाले हैं, उधर वो अपनी बहन का बॉडीगार्ड बना जांग बेई बुरी तरह छटपटा उठा। उससे बिल्कुल रहा नहीं गया। जांग बेई ने झटके से आकर मेरी कार का दरवाजा पकड़ लिया और मुझे ऐसी कातिलाना नजरों से घूरते हुए बोला, मैं मम्मी पापा के साथ नहीं जा रहा, मैं तो फैंग लिंग की गाड़ी में ही बैठ कर जाऊंगा। भाई, मैं सब समझ रहा था। इस गधे को पक्का डर था कि कहीं मैं गाड़ी में अकेले पाकर उसकी दीदी पर चांस न मार दूं।
असल में हुआ क्या था कि डिनर के वक्त मैंने 2-4 बार चोरी छिपे जांग तांग को ताका था और इस साले ने वो सब अपनी डायरी में नोट कर लिया था। ये मुझे अपनी दीदी के सामने नंबर बनाने का एक भी मौका नहीं देना चाहता था। उसकी इस हरकत से वहां का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। दादाजी और जांग तांग के मम्मी पापा उस जांग बेई को ऐसी नजरों से देख रहे थे मानो कह रहे हो, कहां से आ गया ये कबाब में हड्डी बनने वाला महाबेवकूफ। जब मामला एकदम फंस गया और कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, तभी आखिरकार हमारी लेडी बॉस यानी जांग तांग ने अपना मुंह खोला। जांग तांग ने अपनी तीखी नजरें घुमाकर जांग बेई की तरफ देखा। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा खौफनाक दम था कि उसकी आवाज में वो कमाल का प्रेशर और खौफ था कि क्या बताऊं। वो बोली, तुम मम्मी पापा के साथ ही जाओगे। ये सुनते ही जांग बेई को ऐसा झटका लगा मानो उस पर सीधे 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। उसे अपनी सगी बड़ी बहन पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी शक्ल पर साफ लिखा था, हे भगवान, ये क्या हो गया। जिस प्यारी दीदी पर वो बचपन से नाज करता था, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही दीदी मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के चक्कर में उसे लात मार के गाड़ी से बाहर निकाल रही थी। जांग बेई ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, थोड़ा और छटपटाना चाहा, लेकिन जैसे ही जांग तांग ने उसे अपनी ठंडी और शांत नजरों से घूरा, भाई साहब, वो गधा तुरंत भीगी बिल्ली बन गया। एकदम दुम दबाकर, मायूस सी शक्ल बनाकर चुपचाप पीछे हट गया। उसकी वो पूरी तरह टूटी हुई और रोतड़ू शक्ल देखकर मुझे अंदर ही अंदर बड़ा मजा आ रहा था। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा बैठा मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। तभी बगल की सीट पर आकर बैठी इस खतरनाक औरत ने बड़े ही कूल अंदाज में मुझे एक ऑर्डर दे डाला। अपनी होने वाली बीवी की सीट बेल्ट बांधना एक शरीफ और तमीजदार मर्द की पहली निशानी होती है। मेरा मन तो किया कि मैं तुरंत पलटकर कड़क जवाब दूं कि मैं क्यों बांधूं, लेकिन मेरा ये नालायक बदन, भाई कसम, बिल्कुल गद्दार निकला। दिमाग मना करता रहा, पर शरीर अपने आप उसकी तरफ झुक गया। जैसे ही मैं उसके करीब गया, उसकी कतई नशीली और खुशबूदार परफ्यूम की महक सीधे मेरे नथुनों से होते हुए दिमाग में चढ़ गई। स्पोर्ट्स कार का केबिन वैसे ही छोटा सा था और सीट बेल्ट खींचते वक्त मेरा हाथ गलती से उसकी कड़क और परफेक्ट फिगर वाली बॉडी से टच हो गया। कपड़े के ऊपर से भी मुझे उस 1 सेकंड के टच में ऐसा करंट लगा कि उस एक टच ने भाई साहब मेरी पूरी बॉडी को एकदम जाम कर दिया। ऐसा लगा जैसे सारा खून सीधे मेरे दिमाग में ब्लास्ट कर गया हो। लेकिन ऊपर से तो मुझे अपना फैंग बड़े नवाब वाला एटीट्यूड मेंटेन रखना था, इसलिए मैंने जबरदस्ती चेहरे पर एक नकली शांति ओढ़ी और सीट बेल्ट खींचने लगा। डर के मारे मैंने अपनी सांस तक रोक ली थी कि कहीं इसे पता न चल जाए, और हिम्मत तो इतनी भी नहीं थी कि उसकी तरफ आंख उठाकर देख लूं। दूसरी तरफ वो जांग तांग बिना पलक झपकाए बस चुपचाप मुझे ही घूरे जा रही थी। बेल्ट बांधते ही मैंने बिना सोचे समझे सीधे एक्सीलेटर पर पैर दे मारा। गाड़ी हवा से बातें करने लगी, पर बाहर की ठंडी और तेज हवा भी मेरे चेहरे पर चढ़ी इस गर्मी को शांत नहीं कर पा रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, ये औरत 100% ये सब जानबूझकर कर रही है। बाहर जब दूसरी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं तो मेरा दिल एकदम बर्फ जैसा ठंडा रहता है, साला कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर इसके पास आते ही मैं भीगी बिल्ली क्यों बन जाता हूं? नहीं भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मुझे अपना खोया हुआ भौकाल वापस पाना ही होगा। मैंने थोड़ा सा गला साफ किया और एक नंबर के बेरुखे, कड़क और खतरनाक विलन जैसा चेहरा बनाकर बोला, देखो, मैं पहले ही साफ साफ बता दूं, मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। ये सब सिर्फ मेरे दादाजी की उस सुसाइड वाली धमकी का नतीजा है। इसलिए तुम भी मुझसे किसी प्यार व्यार की उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कोई जगह नहीं दे पाऊंगा। पर भाई साहब, इस औरत का रिएक्शन। जांग तांग ने बड़े ही प्यार से अपनी गर्दन हिलाई और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो वो मेरे दिमाग की एक एक बात पहले से जानती हो। वो बिल्कुल शांत आवाज में बोली, हाँ मुझे पता है, धत तेरी की। ऐसा लगा जैसे मैंने पूरी ताकत से मुक्का मारा और वो सीधे रुई के गद्दे पे जाके लगा। सामने वाले को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। मैंने गुस्से में अपने दांत पीसे और बात को और डेंजरस बनाते हुए अपनी आखिरी धमकी दी, तो फिर सुन लो, शादी के बाद तुम अपनी लाइफ में मस्त रहना, मैं अपनी लाइफ में। कोई किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। मैंने सीधे अल्टीमेटम दे दिया, मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जिसके साथ चाहूं ऐश करूं, तुम बीच में नहीं बोलोगी। पर भाई साहब, उस जांग तांग के चेहरे पर वही पुरानी रहस्यमयी मुस्कान चिपकी रही। पूरे रास्ते मेरा चेहरा गुस्से से काला पड़ा रहा और मैंने झटके से ब्रेक मारकर गाड़ी सीधे जांग परिवार के बंगले के सामने रोक दी। वहां मेरा पक्का भाई जांग बेई पहले से ही गेट पर किसी सरकारी दरबान की तरह पहरा दे रहा था। उसने गाड़ी रुकते ही सबसे पहले अपनी दीदी जांग तांग को हिफाजत से उतारकर घर के अंदर भेजा, और जैसे ही वो अंदर गई, वो साला तुरंत मेरी तरफ घूमा और बिना सोचे समझे सीधे मेरे मुंह पर चिल्लाया, सुन बे, तू मेरी दीदी से शादी बिल्कुल नहीं करेगा, समझा? तू मेरी दीदी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है उसके सामने। भाई कसम, ये सुनकर तो मुझे हंसी आ गई, पर गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने अपनी उंगली सीधे अपनी नाक पर रखी और फुल टशन में बोलना शुरू किया। क्या बोला? मैं उसके लायक नहीं हूं?
अरे आंखें खोलकर देख, मैं फैंग खानदान का छोटा नवाब हूं, हैंडसम हूं, डैशिंग हूं, इज्जतदार हूं, रईस हूं, और दिल का तो इतना नेक और शरीफ हूं कि क्या बताऊं। मेरा और उनका मेल एकदम परफेक्ट है, मेड इन हेवन। मैं तो उनके लिए कतई गॉड लेवल का दूल्हा हूं, समझा ना। जांग बेई ने बड़े ही घिनौने अंदाज में मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, अरे अपनी शक्ल देखी है? मेरी दीदी को देख, कितनी समझदार, ग्रेसफुल, संस्कारी और मैच्योर है। और अब जरा खुद को देख, कहां राजा भोज और कहां। मैंने अपनी आंखें ऊपर की तरफ घुमाई और अब पूरी तरह से पत्ता खोल दिया। अरे साले, तुझे क्या लगता है कि मैं ढोल नगाड़े बजाकर इस शादी के लिए मरा जा रहा हूं? अगर मेरे दादाजी हाथ में चाकू लेकर मुझे अपने साथ नस काटने की धमकी न देते ना, तो मैं इस शादी के लिए कभी हां नहीं करता, समझे। जैसे ही जांग बेई ने मेरे दादाजी का यह खतरनाक पैंतरा सुना, दादाजी का यह खतरनाक पैंतरा सुनते ही उस साले जांग बेई की बोलती तुरंत बंद हो गई। बेचारा एकदम सुन्न पड़ गया। मैंने लोहा गर्म देखा और तुरंत हथौड़ा मारते हुए उसके पास जाकर उसके कान भरने लगा। देख भाई, एक काम कर, तू जाकर अपनी दीदी को समझा। अगर वो इस शादी के लिए मना कर देंगी तो मेरे दादाजी जबरदस्ती उनके गले में चाकू रखकर तो मुझसे शादी नहीं करवाएंगे ना। जांग बेई को मेरी बात एकदम पते की लगी। उसने पागलों की तरह सिर हिलाया और हवा की स्पीड से घर के अंदर दौड़ गया। पर भाई साहब, बाद में जो हुआ, वो जब जांग बेई ने मुझे पूरी निराशा के साथ सुनाया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने बताया कि उस रात वो सीधे अपनी दीदी के कमरे में घुस गया था और उसने कड़क आवाज में सवाल किया, दीदी, आप इस शादी के लिए क्यों मान गईं? उस वक्त जांग तांग बस अपना मुंह धोकर हटी ही थी। बिना किसी मेकअप के एकदम मासूम और संस्कारी चेहरा बनाकर उसने बड़े ही ठंडे अंदाज में पलटकर पूछा, क्यों? फैंगलिंग में क्या खराबी है? 6 फीट से ज्यादा लंबी हाइट, फैंग खानदान का इकलौता वारिस, मम्मी पापा हैं नहीं, जो सास ससुर का किचकिच हो, अपनी उम्र के शुरुआती दौर में है, एकदम जवान, हट्टा कट्टा, और उसे कोई गंदी आदत भी नहीं है। तुझे पता भी है कि शादी के मार्केट में ऐसे लड़के की कितनी डिमांड है? जांग बेई ने मेरे लिए आखिरी कोशिश करते हुए कहा, लेकिन दीदी, आप उससे प्यार तो नहीं करती ना? ये सुनते ही जांग तांग किसी शातिर लोमड़ी की तरह मुस्कुराई, जैसे उसने अपने शिकार पर नजर गड़ा रखी हो। वो बोली, किसने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती? इतना जवान, हैंडसम, रईस और एकदम जोश से भरा हुआ लड़का, भला किस बड़ी दीदी को पसंद नहीं आएगा? भाई साहब, जब मुझे इस असली सच का पता चला ना, तो कसम से मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। पूरा बदन पसीने से भीग गया। मतलब यहां तो सीन ही उल्टा था। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, पर असलियत यह थी कि इस औरत ने मुझे पहले से ही चारों खाने चित करने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उस शातिर लोमड़ी के जाल से मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागते हुए वापस अपने घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैंने घर के अंदर पैर रखा, सामने ही दादाजी अपनी थान जाओ तोड़ टॉर्च जैसी बड़ी बड़ी आंखें गड़ाए खड़े थे। बूढ़े आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन किया मानो उन्होंने साक्षात कोई भूत देख लिया हो। उनकी आंखों में गजब का अचरज और खौफ था। वो पक्का मन ही मन सोच रहे होंगे कि साला दुनिया का कोई भी लौंडा अगर जांग तांग जैसी कतई जहर लड़की के साथ होता तो फेविकोल की तरह उससे चिपक जाता। पर ये मेरा नालायक पोता देखो, जो सिर्फ एक बेजान ड्राइवर की तरह उसे घर छोड़कर वापस भाग आया। उनकी उस खतरनाक घूरन से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन सिकोड़ी और पूछा, अरे दादाजी, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? दादाजी अचानक फुर्ती से मेरे एकदम पास आए और अपनी आवाज को धीमा करके बोले, सुन, सच सच बता, कहीं तुझे लड़कियां पसंद नहीं है क्या? भाई कसम। ये सुनते ही मेरे सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे मैं अभी के अभी चक्कर खाकर गिर पड़ूंगा। मतलब हद है यार, क्या बकवास लॉजिक है। मैं आधी रात को शरीफों की तरह चुपचाप घर लौट आया और उस बड़ी सुंदरी के साथ किसी होटल के कमरे में रंगरेलियां मनाने नहीं गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा सिस्टम ही खराब है। अरे ये तो मेरी शराफत और अच्छे चरित्र का सबूत होना चाहिए ना, पर यहां तो साला दिन ही खराब चल रहा था। दादाजी ने एक बहुत ही संदेहास्पद नजर सीधे मेरी पैंट की तरफ डाली और बोले, देख, अगर सच में वैसी कोई बात है और तुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगती तो मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे तो बस उस बेचारी जांग तांग के लिए बुरा लग रहा है। इतनी संस्कारी और भली लड़की है। मैं नहीं चाहता कि वो तेरे साथ शादी करके अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही सूखी गुजार दे। अगर सच में तुझसे न हो पाए तो अभी बता दे, हम ये शादी तोड़ देते हैं। वैसे भी मुझे तो बस अपने खानदान का चिराग चाहिए, तू नहीं तो कोई और सही, पर मुझे परपोता हर हाल में चाहिए। ये सुनते ही तो मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए, पीछे से पसीना छूटने लगा। मैंने चिल्लाते हुए कहा, अरे दादाजी, आखिर मेरी किस हरकत से आपको ऐसा लगा कि मुझे लड़के पसंद हैं? दादाजी ने बड़े ही कूल और मॉडर्न बनते हुए अपना हाथ हिलाया और बोले, अरे शर्मा मत, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई पुराने जमाने का रूढ़िवादी बुढ़ा नहीं हूं, सब समझता हूं।
लेकिन हमारे फैंग खानदान का इतिहास गवाह है। मेरे दादाजी के ज़माने से लेकर हम हमेशा टॉप पे रहे हैं, दुनिया पे राज किया है। हम किसी भी हाल में किसी के नीचे झुक नहीं सकते, और मैं ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरा पोता किसी के नीचे रहने वाला बॉटम बन जाए। भाई साहब, ये सुनते ही मेरा तो पूरा सिस्टम ही हिल गया। मैं पूरी तरह से बौखला गया। मैंने अपने दांत पीसे और पागलों की तरह अपनी मर्दानगी का सबूत देते हुए चिल्लाया, दादाजी, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। मैं एकदम पक्का 100% और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही पसंद हैं। अब यार खुद ही सोचो, एक तरफ था लैबोरेटरी में जाकर जबरदस्ती सैंपल देकर टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करना, और दूसरी तरफ था जांग तांग जैसी कतई जहर लड़की से शादी करना। दो मुसीबतों में से चुनना था, तो मैंने बिना सोचे समझे दूसरे वाले ऑप्शन पर मुहर लगा दी। भागकर अपने कमरे में आया तो अचानक मुझे याद आया कि मैंने तो उस गधे जांग बेई को अपनी दीदी के कान भरने के लिए भेजा था, ताकि वो खुद शादी से मना कर दे। भाई, अब मुझे असली डर लगने लगा कि अगर जांग तांग ने सच में शादी तोड़ दी तो बुढ़ा दादाजी मुझे घसीटते हुए सीधे टेस्ट ट्यूब बेबी वाले सेंटर ले जाएगा। मैंने बिना देर किए अपना फोन निकाला और जांग बेई को मैसेज ठोंका, हाँ भाई, क्या सीन है? तेरी दीदी ने क्या बोला? जैसे ही फोन की स्क्रीन चमकी, जांग बेई का एकदम गुस्से से उबलता हुआ रिप्लाई आया, साले कुत्ते, अगर तूने आगे चलकर मेरी दीदी को जरा सा भी दुख दिया या उनके साथ कोई गद्दारी की तो कसम से जान से मार दूंगा तुझे। बस भाई, ये पढ़ते ही मैं समझ गया कि मेरा वो मास्टर प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। अब तो विधाता ने भी लिख दिया था कि मेरी शादी जांग तांग से होकर ही रहेगी। लेकिन जब मैंने ठंडे दिमाग से इस पूरी डील का नफा नुकसान तौला तो मुझे लगा, अरे भाई, ये सौदा तो घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। इसमें तो मेरा ही फायदा है। लड़की एकदम लंबी चौड़ी कड़क लुक्स वाली और बेहद खूबसूरत है। उसे साथ लेकर बाहर निकलूंगा तो दुनिया जलकर राख हो जाएगी। फुल टशन रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग भी उसे देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। और भाई, सबसे पते की और सबसे मस्त बात तो ये थी कि वो एक बिजनेस वुमन है, जिसका काम ही ऐसा है कि वो पूरे साल दुनिया भर के दौरों पर फ्लाइट में ही उड़ती रहती है। वो एक नंबर की काम की दीवानी वर्कहॉलिक औरत थी। मैंने मन ही मन सोचा, चलो बढ़िया है, शादी के बाद भी मैं अपनी लाइफ में वही आज़ाद और नवाबों वाली जिंदगी जीता रहूंगा। वो जितना अपने काम में बिजी रहेगी उतना मेरे लिए अच्छा है। और हाँ, जो उसने कल बोला था कि हम दोनों अपने अपने रास्ते चलेंगे, वो अपनी इस बात पर टिकी रहे तो ही अच्छा है। अगर उसने मेरे मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो कसम से मैं भी उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। लेकिन भाई साहब, अगले ही दिन सुबह सुबह ठीक 7 बजे दादाजी ने मुझे जबरदस्ती रजाई से खींचकर बाहर निकाला। उनका वही पुराना डायलॉग, एक मर्द को कभी किसी औरत का इंतजार नहीं कराना चाहिए, इसी संस्कारी रूल का वास्ता देकर उन्होंने मुझे सीधे कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर लाकर पटक दिया। वहां पूरे 1.5 घंटे तक अकेले खड़े खड़े मेरी कुल्फी जम गई। तब जाकर कहीं मैडम जांग तांग आराम से तशरीफ लाईं। आज तो भाई उन्होंने गजब ही कर दिया था। हमेशा कड़क कपड़ों में दिखने वाली जांग तांग ने आज गले पर काले रिबन वाली एक सिंपल सफेद शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहन रखी थी। पिछले 2 बार की तरह वो डार्क लिपस्टिक और खतरनाक लेडी बॉस वाले लुक में नहीं थी। उसके रेशमी काले बाल खुले हुए थे, जिसे देखकर वो कतई शरीफ, मासूम और बिल्कुल मेरी ही उम्र की कोई कॉलेज की स्टूडेंट लग रही थी। जांग तांग मेरे पास आई। उसके होठों पर वही हल्की सी मुस्कान थी। वो बोली, काफी देर से इंतजार कर रहे हो क्या? उसे लग रहा होगा कि मैं इस शादी के लिए मरा जा रहा था, इसीलिए सुबह सुबह आकर गेट पर खड़ा हो गया। मैंने तुरंत अपना ईगो जगाया, अपनी ठुड्डी को ऊपर की तरफ झटका और फैंग खानदान के नवाब वाले टशन में बोला, अरे, मुझे यहां आने का कोई शौक नहीं था, समझे? वो तो दादाजी के गुंडों ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में ठूंसा और यहां लाकर फेंक दिया। पर भाई, उस औरत को मेरी इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे मुद्दे की बात की और एक ही लाइन में मेरा पत्ता काट दिया। वो बोली, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम यहां कैसे आए, मैंने बस ये पूछा कि तुम कितनी देर से खड़े हो। ये सुनते ही भाई साहब, मेरा वो हैंडसम सा चेहरा गुस्से और शर्म से एकदम लाल हो गया। अंदर तो इतनी आग लगी कि मन किया कि अभी ब्लास्ट हो जाऊं, पर गुस्सा निकालने की कोई जगह ही नहीं थी। ऊपर से वो जांग तांग मुझे ऐसे देख रही थी मानो किसी रोते हुए छोटे बच्चे को बहला रही हो। वो बड़े ही प्यार से बोली, चलो चलो, अब गुस्सा छोड़ो, अंदर चलें। भाई कसम, वो मुझे मना रही थी। ये क्या अजीब और अनोखा ड्रामा चल रहा था मेरी लाइफ में। खैर, मैं किसी रोबोट की तरह उसके पीछे पीछे अंदर गया। वहां फोटो खिंचवाने और दस्तखत करने का सारा सरकारी तामझाम पूरा हुआ। ठीक सुबह के 11 बजे जैसे ही वो लाल रंग का मैरिज सर्टिफिकेट शादी का कार्ड हमारे हाथ में आया, जांग तांग ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत मुड़ी, चेहरे पर रत्ती भर भी कोई इमोशन नहीं था, और बोली, मेरा कंपनी में एक बहुत जरूरी काम है, मैं निकलती हूं। और इतना कहकर वो जो अपनी गाड़ी दौड़ाकर निकली है ना, मेरे नसीब में सिर्फ उसकी कार का धुआं और धूल ही बची। मैंने मन ही मन कहा, वाह भाई वाह, इसे कहते हैं बिना किसी प्यार व्यार वाली एकदम टिपिकल रईसों की बिजनेस शादी।
तभी पीछे से दादाजी की आवाज आई, अरे ओ नालायक, जरा देख उस लड़की को, औरत होकर भी अपने काम के लिए कितनी कड़क और सीरियस है। तू भी कल से चुपचाप कंपनी जाना शुरू कर और काम संभाल। ये सुनते ही मैंने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया और साफ मना कर दिया, ना दादाजी, बिल्कुल नहीं, मैं कभी कंपनी नहीं जाने वाला। अरे, मुझे अच्छे से पता था कि मैं किस खेत की मूली हूं। हमारे फैंग खानदान के पास इतना अंधा पैसा है कि अगर मैं कंपनी जाकर कोई बड़ा कांड न करूं और चुपचाप घर बैठकर ऐश करूं तो मेरी अगली कई पीढ़ियां बैठकर राज करेंगी। लेकिन बूढ़े दादाजी ने तुरंत अपनी आंखें निकाली और सीधे आखिरी अल्टीमेटम दे डाला, अच्छा, कंपनी नहीं जाएगा? तो फिर एक काम कर, सीधे बच्चा पैदा करने के मिशन पे लग जा। तू तो साला 24 घंटे बस खाने पीने और आवारागर्दी करने में लगा रहता है। ये बड़ा वाला खिलौना तो मेरे हाथ से निकलकर बिल्कुल बेकार हो चुका है। अब मुझे जल्दी से एक नया छोटा खिलौना पोता चाहिए जिसे मैं खुद अपने हिसाब से पालूंगा पोषूंगा, वरना तेरी इस आवारा जिंदगी का आगे क्या होगा। ये सुनते ही तो मैं गुस्से में हवा में उछल गया। भाई, अपनी इस सांड जैसी किस्मत से मैं पागलों की तरह पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं 20-22 साल का एकदम जवान हट्टा कट्टा लौंडा था जिसके बदन में इतनी एनर्जी भरी पड़ी थी कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी भरी पड़ी थी कि मैं सांड को भी सींगों से पकड़कर गिरा दूं। मैंने चिल्लाते हुए कहा, दादाजी, मैं किस एंगल से आपको बेकार और थका हुआ लगता हूं? और अगर आपको नया खिलौना तैयार करने का इतना ही शौक है तो आप खुद दूसरी शादी करके नया बच्चा क्यों नहीं पैदा कर लेते? बूढ़े दादाजी ने यह सुनकर अपनी आंखें ऊपर घुमाई और गुस्से में फुफकारते हुए बोले, अच्छा बेटा, यानी तेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं इस बुढ़ापे में अपनी जान दांव पर लगा दूं और मेरे मरते ही तू सीधे मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर ले, है ना? मैं तो डर के मारे कांप गया, धीमे से बुदबुदाया, अरे दादाजी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, कसम से। दादाजी ने एक लंबी सांस ली और बड़े ही भावुक अंदाज में मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, देखा लिंग, मेरे भाई, दादाजी बस इतनी ही दुआ करते हैं कि वो अगले 20-30 साल और जिंदा रहें ताकि तेरे होने वाले बच्चे को अपने हाथों से पाल पोष कर एक नंबर का काबिल इंसान बना सकें। खुद सोच, तेरी लाइफ कितनी सेट हो जाएगी। आधी जिंदगी तूने अपने दादा के दम पर ऐश काट ली और बाकी की आधी जिंदगी तू अपने बच्चे की कमाई पर राज करना। कितना परफेक्ट प्लान है। मैंने तुरंत उनके इस प्लान पर एक ऐसा सवाल दाग दिया जिसने सीधे उनकी आत्मा को हिला दिया, दादाजी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आप उसे एक नंबर का काबिल इंसान ही बनाओगे? मान लो आपके चक्कर में वो भी मेरे जैसा ही आवारा, निकम्मा और सिर्फ ऐश करने वाला निकल गया, तो क्या हम दोनों बाप बेटे मिलकर सड़क पर भीख मांगेंगे? ये सुनते ही बूढ़े दादाजी को एक हल्की सी खांसी आ गई। उनका वो बूढ़ा चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया। वो खुद को संभालते हुए बोले, अरे देख, वो पहली बार था ना, तो थोड़ा एक्सपीरियंस कम था, पर तू अपने इस दादा पे भरोसा रख। इस बार मैं अपनी पुरानी सारी गलतियों से सीख चुका हूं, अब वो गलतियां दोबारा बिल्कुल नहीं होंगी। वाह भाई वाह। यानी कुल मिलाकर बात यह थी कि मैं उनकी लाइफ का एक फ्लॉप एक्सपेरिमेंट था, एक फेल्ड प्रोडक्ट। भाई कसम, मैं इतना थक चुका था कि मेरा कुछ भी बोलने का मन नहीं था। बस दिल कर रहा था कि अपने कमरे में जाऊं और चादर तानकर सीधे कुंभकर्ण वाली नींद सो जाऊं। पर हमारे दादाजी भी पक्के उस्ताद थे। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर घोड़े से रेस जीतनी है तो पहले उसे हरी हरी घास खिलानी पड़ेगी। दादाजी को भी यह नियम अच्छे से पता था, इसलिए उन्होंने दया दिखाते हुए मुझे अपने कमरे में जाने दिया। मैं पैर घसीटते हुए ऊपर गया और सीधे बेड पर गिरकर ऐसी बेहोशी वाली नींद सोया कि क्या बताऊं। तभी दोपहर के वक्त अचानक कमरे में खटपट और सामान फेंकने की तेज आवाजों से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि हमारे घर के पुराने मैनेजर बूढ़े झाओ चेहरे पर 32 दांत चमकाते हुए नौकरों को ऑर्डर दे रहे थे और सारा सामान मेरे मास्टर बेडरूम के अंदर ठूंस रहे थे। मुझे उठते देख मैनेजर झाओ बड़े ही प्यार से बोले, अरे छोटे नवाब, आप जाग गए? देखिए, जांग परिवार की तरफ से हमारी छोटी बहू के कपड़े और रोज का सारा सामान आ गया है। मैं बेड पर बैठा बैठा पागलों की तरह बस आंखें फाड़े देखता रहा कि कैसे वो लोग मेरी अपनी पर्सनल जगह पे कब्जा कर रहे थे। मेरा वो क्लॉथ रूम वार्डरोब जिसमें पहले सिर्फ मेरे पसंद के ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर के कड़क लड़के वाले कपड़े रहते थे, वहां अब लाल, पीले, नीले, गुलाबी, हर रंग के लड़कियों के कपड़े ठूंस ठूंस कर भर दिए गए थे। मैनेजर झाओ के चेहरे पर ऐसी तसल्ली दिख रही थी मानो वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हो कि इस सूने पड़े घर को आखिरकार कोई मालकिन मिल ही गई। खैर, शाम होते ही मैं तैयार होकर दादाजी के साथ एक बार फिर जांग परिवार के साथ डिनर करने पहुंचा। वहां मेरा वो पक्का भाई जांग भाई, भाई साहब, वो पूरे टाइम अपनी नाक फुलाकर गुस्से में फुफकार रहा था। उसकी आंखों में ऐसा जहर भरा था कि अगर नजरों से खून होता तो मैं वहीं ढेर हो जाता। वो लगातार मुझे ही घूरे जा रहा था। मैंने डरते डरते खाने का एक निवाला अंदर गटका और मन ही मन सोचा, अरे भाई, इस गधे को आखिर किस बात की खुजली है? माना कि मेरा ये हैंडसम चेहरा इतना किलर है कि पूरी दुनिया को मुझसे जलन हो जाए, पर क्या ये साला मेरी इसी कातिलाना खूबसूरती से जल रहा है? तभी मेरे ठीक बगल वाली सीट पर आकर वो बैठी और मैंने अपनी नजरें सीधे उसकी तरफ टिका दी।
दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग आपस में हंसी मजाक करने में बिजी थे। तभी मेरी ये नई नवेली बीवी बड़े ही आराम से तशरीफ लाई। भाई साहब, उसने तो आज हद ही कर दी। उसके बदन पर अभी भी वही ऑफिस वाली टाइट और बोरिंग ड्रेस थी जो उसने कोर्ट मैरिज के वक्त पहनी थी। जांग तांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी चेयर खींची और बोली, दादाजी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कंपनी में अचानक एक जरूरी मीटिंग आ गई थी, उसी में फंस गई थी। उधर हमारे बूढ़े दादाजी तो उसे देखकर ऐसे पिघल गए कि उनके सारे दांत बाहर आ गए। वो हाथ हिलाते हुए बोले, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, काम सबसे पहले है, बिजनेस पर पूरा ध्यान दो। मैंने अपनी नजरें वहां से हटाई, पर भाई कसम, मेरे कान के किनारे अचानक गर्म होने लगे, एकदम तपने लगे। असल में सीन ये था कि उसने बहुत ही ज्यादा टाइट वाली स्कर्ट पहन रखी थी और जैसे ही वो चेयर पे बैठी, वो कपड़ा उसकी जांघों से चिपक कर थोड़ा और ऊपर खिसक गया। अब भाई, इसमें मेरी कोई गंदी नीयत नहीं थी, पर उसकी वो बिना स्टॉकिंग्स वाली एकदम गोरी चिट्टी टांगें सीधे मेरी आंखों के सामने चमक रही थीं। वो इतनी साफ और कड़क दिख रही थी कि अगर वो स्कर्ट 1 इंच भी और ऊपर होती ना, तो भाई अनर्थ हो जाता। मैंने मन ही मन सोचा, अब ज्यादा देखना तमीज के खिलाफ होगा, और अगर ज्यादा देखा तो साला हाथ लगाने का मन कर जाएगा। तभी अचानक जांग तांग के होठों पर एक शातिर मुस्कान आई। उसने बड़े ही कैजुअल अंदाज में अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाया और टशन में बैठ गई। उसने धीमे से पूछा, क्या हुआ? पर भाई साहब, जैसे ही उसने पैर बदला, उसकी उस तीखी हील की नोक सीधे मेरी पिंडली लेग से जाकर टकराई और रगड़ती हुई निकल गई। कसम से मेरे पूरे बदन में एक जोरदार करंट दौड़ गया, एकदम गुदगुदी सी होने लगी। उस एक टच ने भाई साहब ऐसा करंट मारा कि सीधे मेरी खोपड़ी सुन्न हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जबरदस्ती अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाई और थूक गटकते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। उधर वो गधा जांग बेई, जिससे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। उसने तुरंत बीच में टांग अड़ाई और अपनी दीदी से बोला, दीदी, आज आपकी शादी का इतना बड़ा दिन है, चलो मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूं, हम सब मिलकर आपके लिए एक कड़क सी पार्टी रखते हैं और फुल सेलिब्रेशन करते हैं। यह सुनना था कि मेरी होने वाली सासू मां का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत झपट्टा मारकर उस जांग बेई को पीछे से गर्दन से दबोच लिया और एक नकली सी मुस्कान चेहरे पर लाकर उसे बाहर की तरफ घसीटने लगी। अरे ओ नालायक, तू यहां क्या बकवास किए जा रहा है? चुपचाप बाहर चल। जांग बेई कार की खिड़की पकड़कर पूरी ताकत से छटपटा रहा था, पर आखिर में उसे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर ठूंस ही दिया गया और उसकी गाड़ी वहां से रफू चक्कर हो गई। मैं उस जाती हुई कार की धूल को देखते हुए मन ही मन बोला, यार, ये लौंडा पक्का पैदाइशी बेवकूफ है। भला शादी की पहली रात को कोई अपने सगे जीजा को दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए बाहर ले जाता है ताकि उसकी अपनी सगी बहन घर में अकेली बैठी रहे? भाई, गजब ही दिमाग पाया है इसने। खैर, जैसे ही मैं दादाजी के साथ अपने फैंग खानदान के बंगले के मेन गेट के अंदर घुसा, कसम से भाई, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। मन किया कि यहीं पर खून की उल्टी कर दूं। सामने का नजारा भाई साहब कतई फिल्मी था। गेट से लेकर अंदर तक एकदम चमचमाता हुआ लाल रंग का कारपेट कालीन बिछा हुआ था। हमारे बूढ़े मैनेजर झाओ भाई साहब आज फुल टशन में 3 पीस सूट और सफेद शर्ट पहने, हाथों में वाइट ग्लव्स दस्ताने चढ़ाए खड़े थे। उनके पीछे नौकरों की 2 लंबी लाइनें लगी थीं। जैसे ही हम पहुंचे, सब के सब एक साथ सीधे 90 डिग्री पर झुक गए। मैनेजर झाओ ने अपना गला फाड़कर पूरी ताकत से चिल्लाते हुए नारा लगाया, मालिक का घर में स्वागत है, छोटे नवाब का घर में स्वागत है, और हमारी नई छोटी मालकिन का इस घर में दिल से स्वागत है। छोटी मालकिन, आज से आप ही इस घर की असली रानी हैं। ये सब देखकर भाई साहब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा खून उल्टी दिशा में बहने लगा हो। शर्म के मारे मेरी पैरों की उंगलियां इस कदर सिकुड़ गईं कि वहीं जमीन पर नया घर खोद दूं। मैं मन ही मन चीखा, अरे ये बूढ़े मैनेजर झाओ आखिर किस दुनिया में जी रहे हैं? इस उम्र में आकर उन्हें ये पुराने जमाने के अमीर नवाब और नौकरों वाले ड्रामे करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आ रही क्या? और कमाल की बात देखो, हमारे दादाजी डांटने के बजाय उन्हें बड़े ही प्यार से एक तारीफ वाली मुस्कान दे रहे थे। उधर जांग तांग पहले तो ये सब देखकर एकदम हैरान रह गई और फिर अपनी हंसी दबाते हुए सिर हिलाकर बोली, थैंक यू झाओ अंकल। जैसे ही हम घर के अंदर पहुंचे, मैं चुपके से वहां से खिसकने की फिराक में था, लेकिन बूढ़े दादाजी ने बाज जैसी फुर्ती से मेरा हाथ दबोच लिया और बोले, सोनालिंग, अब तेरी और तांग तांग की शादी हो चुकी है। मेरी तुझसे कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, पर हाँ, मेरे सामने वो दिखावे की शादी या तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते वाला नाटक करने की बिल्कुल मत सोचना। चुपचाप मुझे एक प्यारा सा परपोता दे दे, उसके बाद तू जो मर्जी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी आंखें पूरी फाड़ते हुए विरोध किया, अरे दादाजी, आप तो सीधे सीधे मुझे बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझ रहे हो क्या? दादाजी ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई, एकदम ठंडे और कातिलाना अंदाज में बोले, देख बेटा, तेरे पास 2 ही चॉइस हैं, या तो रोज रात को सिर्फ कुछ मिनट के लिए मशीन बन जा, या फिर कल से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कंपनी में जाकर गधे की तरह 12 घंटे खट।
इन दोनों में से जो पसंद हो खुद ही चुन लेफ्टिनेंट। ये सुनते ही भाई साहब मेरा तो दिमाग ही ब्लास्ट हो गया। मेरे माथे की नसें पागलों की तरह फड़कने लगी। मैंने चिल्लाते हुए कहा, कुछ मिनट। अरे दादाजी, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं 20-22 साल का एकदम हट्टा कट्टा जवान और जोश से भरा हुआ लौंडा हूं। मैंने फुल कॉन्फिडेंस में छाती ठोक कर कहा, अरे दादाजी क्या बात कर रहे हो? कुछ मिनट? मैं कम से कम आधा घंटा तो नॉन स्टॉप टिकने वाला खिलाड़ी हूं, समझे? ये सुनकर बूढ़े दादाजी ने बड़े ही तानेबाज अंदाज में अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई और बोले, अच्छा, क्या मैंने तेरी औकात कुछ ज्यादा ही समझ ली? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मिनट तो बहुत दूर की बात है, तो कुछ सेकंड में ही फुस हो जाता हो? मैंने झल्लाकर कहा, अरे दादाजी, जब मैंने आज तक ट्राई ही नहीं किया तो आपको कैसे पता कि मैं कितने सेकंड टिकूंगा? ये बोलते ही भाई साहब मेरी बोलती एकदम बंद हो गई और बात गले में ही अटक गई। चेहरे पर जो लाली चढ़ी थी उसे छुपाने का कोई रास्ता नहीं था। असल बात तो ये थी कि मैं बाहर से चाहे जितना भी बड़ा आवारा और नवाब बनता फिरूं, पर हकीकत में मैं आज तक एकदम सिंगल और शरीफ लौंडा था, जिसने कभी किसी लड़की का हाथ तक ठीक से नहीं पकड़ा था। मैंने गुस्से में अपने दांत पीसे, जोर से जमीन पर पैर पटका और झुंझला कर बोला, ठीक है भाई, मैं बच्चा पैदा करूंगा, बस। इतना कहकर मैं गुस्से में सीधे ऊपर अपने कमरे की तरफ भागा। मेरे दिमाग में फुल विलन वाला प्लान चल रहा था। मैंने मन ही मन ठाना कि बेटा, अब तो मैं 3 साल में 2-2 बच्चे पैदा करूंगा। सीधे 10-12 जुड़वा बच्चे पैदा करके इस बूढ़े खूसट के हवाले कर दूंगा। इसे बच्चों को पालने और खिलाने का बड़ा शौक है ना। साले को थका थका कर मार डालूंगा। मैंने गुस्से में तमतमाते हुए अपने कमरे का दरवाजा एक झटके में खोला, पर पैर रखते ही भाई साहब मैं वहीं पर स्टैचू बन गया। मेरी पूरी बॉडी एकदम सुन्न पड़ गई। कमरे के अंदर की चादर, तकिए, गद्दे सब के सब चटक लाल रंग में बदल दिए गए थे। दीवार पर शादी वाले शुभ विवाह के स्टिकर्स लगे थे और पूरे बेड पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी पड़ी थीं। लेकिन भाई, ये सब तो कुछ भी नहीं था। असली कयामत तो सामने खड़ी थी। सामने जांग तांग अभी अभी नहाकर निकली थी। उसके बदन पर सिर्फ एक लाल रंग की शॉर्ट और डीप नेक वाली नाइटी स्लीवलेस नाइट गाउन थी, और उसकी वो गोरी चिट्टी लंबी और कातिलाना टांगें सीधे मेरी आंखों के सामने चमक रही थीं। उसकी गोरी टांगें एकदम साफ दिख रही थीं, और उसके बदन से बाथरूम की वो हल्की हल्की भाप और नशीली खुशबू उड़कर सीधे मेरी तरफ आ रही थी। भाई साहब, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे का टेम्परेचर सीधे 100 डिग्री पार कर गया हो। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे, 1 इंच भी हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। अब मेरा दिमाग चकरा गया। अरे भाई, अब क्या करूं? अंदर जाऊं या यहीं से दुम दबाकर यू टर्न मार लूं? और अगर अंदर चला भी गया तो उसके बाद आगे क्या होगा? जांग तांग ने देखा कि मैं दरवाजे पर किसी पुतले की तरह खड़ा हूं, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बड़े ही आराम से मटकते हुए अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई और खुद ही अपना स्किन केयर और क्रीम पाउडर लगाने लगी। मैंने भी किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई, पैर घसीटते हुए कमरे के अंदर आया और सीधे सोफे पर जाकर धप से बैठ गया। अंदर ही अंदर मेरा पारा चढ़ा हुआ था। साला न खड़े होते बन रहा था और न बैठते। मैंने मन ही मन सोचा, अरे भाई कमाल है, आज हमारी शादी की पहली रात है, फर्स्ट नाइट है बॉस। पर इस औरत के चेहरे पर रत्ती भर भी कोई घबराहट या डर क्यों नहीं है? ये इतनी कूल और शांत कैसे बैठी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पहले से ही इन सब चीजों का तगड़ा एक्सपीरियंस हो? ये ख्याल आते ही भाई कसम मेरे दिल का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। मुझे भारी नुकसान का एहसास होने लगा। मतलब यार, हद है। यहां मैं अभी तक एकदम साफ सुथरा पवित्र कुंवारा लड़का हूं, और क्या पता वो वैसी ना हो। ये तो सरासर मेरे साथ धोखा है, बहुत बड़ा घाटा है मेरा। उधर दादाजी मुझे ज्ञान दे रहे थे कि मर्द का असली गहना उसका चरित्र होता है। अरे ये तो सरासर डबल स्टैंडर्ड दोहरा रवैया है भाई। तभी जांग तांग ने अपना फेस क्रीम लगाना खत्म किया। वो धीरे से मेरी तरफ घूमी और बड़े ही शांत अंदाज में मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम नहाने नहीं जा रहे क्या? भाई साहब, उसका ये पूछना था कि मैं तो ऐसे उछल पड़ा मानो किसी ने मेरी दुम पर पैर रख दिया हो। मैं तो एकदम भड़क गया और गुस्से में चिल्लाया, क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई गंदा संदा हूं जो मुझसे दूर भाग रही हो? जांग तांग मेरी ये बात सुनकर थोड़ी हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं अचानक इस तरह क्यों उबल पड़ा। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और बिल्कुल शांत आवाज में बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, चलो बैठो, कुछ बात करते हैं। मैंने पूरी तरह से अलर्ट होकर शक भरी नजरों से उसे घूरते हुए पूछा, क्या बात करनी है? जांग तांग कुछ नहीं बोली। वो सीधे ड्रेसिंग टेबल से उठी और अपनी उन गोरी चिट्टी लंबी टांगों को मटकाते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। भाई कसम, उसे अपनी तरफ आता देख मेरी पूरी बॉडी के मसल्स एकदम टाइट हो गए और मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। जांग तांग आकर सीधे मेरे बगल में सोफे पर सट कर बैठ गई। उसके बदन की वो कातिलाना और नशीली खुशबू एक बार फिर सीधे मेरे नथुनों के रास्ते दिमाग में चढ़ने लगी, जिससे मेरे अंदर की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। अचानक जांग तांग मेरे और करीब आई। उसका खूबसूरत चेहरा लगभग मेरी नाक से टच होने ही वाला था।
वो बिल्कुल धीरे से फुसफुसा कर बोली, बात यही करनी है कि सोने का क्या प्लान है, कब सोना है। ये सुनते ही तो भाई साहब मेरे दिमाग का पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। मैं एकदम बुद्धू की तरह आंखें फाड़े वहीं जम गया। जांग तांग ने अपने लाल होठों पर एक कातिलाना मुस्कान सजाई और अपनी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर छोड़ते हुए बोली, तो फिर क्या हम अभी सो जाएं? मैं तो मानो उसके इस हुस्न के जादू में पूरी तरह से बह गया था। मेरा चेहरा शर्म से लाल था, पर मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, हाँ ठीक है। बस भाई, मेरे हाँ कहते ही अगले ही सेकंड वो सीधे मुझ पर झपट पड़ी और उसने अपनी कड़क लिप से सीधे मेरे होठों को लॉक कर दिया। भाई साहब, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, दिमाग में मानो भूकंप आ गया। मैं मन ही मन चीखा, अरे भाई, अभी तो सोने की बात चल रही थी, तो ये अचानक किसिंग सीन कहां से शुरू हो गया। अभी मैं इस झटके से संभल भी नहीं पाया था कि वो फुर्ती से उठी और सीधे मेरी गोद में आकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ कसकर मेरी गर्दन के पीछे डाल दिए और इस किस को और ज्यादा गहरा और जंगली बनाने लगी। अब देखो भाई, भले ही मैं इस मामले में एकदम अनाड़ी और कच्चा खिलाड़ी था, लेकिन ये सब ऐसी चीजें हैं जो किसी मर्द को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे अंदर का सोया हुआ शेर भी अब धीरे धीरे जागने लगा था। मर्दाना बर्निंग नेचुरल पावर ने अपना काम किया और मैंने भी बिना देर किए लपक कर उसकी पतली कमर को अपने हाथों में भींच लिया और बाजी पलटते हुए उस किस को और ज्यादा गहरा और तूफानी बना दिया। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही बगल के बिस्तर पर थोड़ी हलचल हुई, मेरी नींद टूट गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक आंखें बंद किए ही हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो एकदम मखमली और गर्म टच महसूस होते ही मेरी आंखें झटके से खुल गईं और सामने ही मेरी नजरें सीधे जांग तांग की एकदम ठंडी और तीखी आंखों से जा टकराईं। मैंने झट से नीचे देखा, मेरा हाथ अभी भी उसकी बॉडी पर गलत जगह टिका हुआ था। भाई साहब, वो सीन देखते ही शर्म के मारे मेरा चेहरा एकदम तवे जैसा लाल हो गया। मैंने बिजली के झटके की तरह अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। अब यार, सच बताऊं तो कल रात मेरी लाइफ का वो पहला एक्सपीरियंस था, तो जोश जोश में शायद मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहा और मैंने उसे थोड़ा ज्यादा परेशान कर दिया। यहां तक कि वो बेचारी रोने भी लगी थी। ये सोचकर मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी शर्मिंदगी और पछतावा होने लगा। पर अगले ही पल मेरा फैंग खानदान का रईस नवाब वाला ईगो वापस जाग गया। मैंने सोचा, अरे भाई, मैं अपनी खुद की बीवी के साथ ही तो था, कोई जुर्म थोड़ी किया है, ये तो मेरा हक है। जैसे ही अंदर का कॉन्फिडेंस वापस आया, मैंने टशन दिखाते हुए एक बार फिर उसके करीब गया और अपना बड़ा सा हाथ उसकी कमर पर लपेटकर उसे झटके से अपनी छाती से सटा लिया। लेकिन इस बार जांग तांग ने तुरंत अपने दोनों हाथ मेरी छाती पर अड़ाए और मुझे पीछे धकेल दिया। उसने वहीं पड़े अपने फोन को उठाया और शाम के लिए किसी स्पा सेंटर में एक बॉडी रिलैक्सिंग मसाज का अपॉइंटमेंट बुक करने लगी। फिर वो मेरी तरफ देखकर बड़े ही ठंडे अंदाज में बोली, शाम तक का इंतजार करो, अभी मेरी बॉडी में थोड़ा दर्द है और कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। ये सुनते ही तो मेरा वो बुढ़ा सा संस्कारी चेहरा शर्म से पानी पानी हो गया। मैं एकदम चोरों की तरह भीगी बिल्ली बनकर बिस्तर से उतरा और दुम दबाकर सीधे बाथरूम की तरफ भागा ताकि ठंडे पानी से नहाकर अपने अंदर के भूत को शांत कर सकूं। मैं अच्छे से समझ रहा था कि वो इस वक्त अपने दिमाग में क्या कैलकुलेशन लगा रही है। उसे और मेरे दादाजी को इस वक्त बस एक ही भूत सवार है कि कैसे भी करके परफेक्ट टाइमिंग ओव्यूलेशन पीरियड सेट की जाए और फटाफट उस परपोते यानी छोटे खिलौने वाले मिशन को पूरा किया जाए। खैर, मैं फटाफट नहा धोकर जैसे ही नीचे पहुंचा, जैसे ही हम दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे, हॉल में बैठे दादाजी और मैनेजर झाओ दोनों के दोनों एक साथ अपनी 4 आंखें फाड़े हमें ही घूरे जा रहे थे। उनकी आंखों में गजब का अचरज और गहरी टेंशन साफ दिख रही थी। दादाजी ने थोड़ा झिझकते हुए बात का सिरा पकड़ने के लिए पूछा, तांग तांग बेटा, कल रात को नींद तो अच्छी आई ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई? जांग तांग के चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान थी। उसने बड़े ही शांत और संस्कारी अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, जी दादाजी, बहुत अच्छी नींद आई। अब भाई, उनके इस ड्रामे के बीच मेरा ये नालायक चेहरा न जाने क्यों अपने आप फिर से लाल हो गया। उधर दादाजी ने जब मेरा ये उतरा हुआ और शर्माता हुआ चेहरा देखा तो उनकी नजरों में मेरे लिए सीधे नफरत और हिकारत तैरने लगी। उन्हें 100% पक्का यकीन हो गया था कि मैं इस शादी के खिलाफ था, इसलिए मैंने रात को जांग तांग को छुआ तक नहीं होगा। उन्होंने मुझे ऐसी कातिलाना नजरों से घूरा कि मानो वहीं भस्म कर देंगे। खैर, जैसे तैसे नाश्ता खत्म हुआ। जांग तांग जैसे ही अपने ऑफिस के लिए घर से बाहर निकली, वैसे ही पीछे से दादाजी का ज्वालामुखी फट पड़ा। वो मुझ पर दहाड़ते हुए बोले, ओए नवाबजादे, खड़ा हो जा। बहुत सो लिया तू, अब चुपचाप दुम दबाकर कंपनी निकल और काम संभाल। मैं तो भाई हक्का बक्का रह गया, एकदम शॉक में आ गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, अरे दादाजी, कल तो आपने खुद ही कहा था कि अगर मैं बच्चा पैदा करने वाले मिशन पे लग जाऊंगा तो मुझे काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी ने मेरी बात काटते हुए चीख कर कहा, तो साले, तूने रात भर में कौन सा तीर मार लिया? क्या तूने तसल्ली से बच्चा पैदा करने पर ध्यान दिया? जाओ
जाओ और रसोई से सबसे तेज धार वाला चाकू लेकर आओ। आज मैं अपनी नस काट कर ही दम लूंगा। वैसे भी अब फैंग खानदान के बिजनेस को संभालने के लिए मेरी इतनी समझदार बहू आ चुकी है, तो अब मेरा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। उधर वो चमचा मैनेजर झाओ भी सच में किचन की तरफ दौड़ पड़ा। भाई, ये देखकर मेरा तो खून उबल गया। मैं गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। ये बूढ़ा आदमी हर बार बात बात पर अपनी जान देने की नौटंकी शुरू कर देता है। मैंने हार मानते हुए चिल्लाकर कहा, ठीक है भाई, ठीक है, मैं जा रहा हूं। मैं कंपनी जाकर गधे की तरह 12 घंटे खटने के लिए तैयार हूं। बस अपना ये ड्रामा बंद करो। कसम से यार, मेरी किस्मत ही कतई खराब निकली। रात को बिस्तर पर मशीन बनो और दिन में कंपनी में जाकर गधा। इस फैंग खानदान के चक्कर में तो मैं सुबह शाम के बीच में ही पीसकर मर जाऊंगा। कंपनी के सबसे निचले लेवल पर दिन भर गधों की तरह पिसने और अपनी ऐसी तैसी कराने के बाद जब मैं अपनी टूटी फूटी बॉडी को घसीटते हुए किसी तरह घर पहुंचा, तो अंदर कदम रखते ही मैनेजर झाओ ने मुझे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुना दी। वो बोले कि जांग तांग किसी बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में शहर से बाहर चली गई है। अब भाई, एक तरफ तो मेरे पास ऐश करने और आवारागर्दी करने के लिए ढेर सारा खुला टाइम था, लेकिन दूसरी तरफ शादी की शुरुआती रातों में ही मुझे अकेले सूने कमरे में काटने के लिए छोड़ दिया गया था। अभी मैं इस अजीब सी सिचुएशन को अपने दिमाग में हजम भी नहीं कर पाया था कि सामने ही दादाजी फिर से अपनी तीखी नजरें गड़ाए मेरा रास्ता रोककर खड़े हो गए। मैंने झुंझलाते हुए कहा, अरे दादाजी, अब आप ऐसे गुस्से में मुझे क्यों घूर रहे हो? दादाजी ने बड़े ही निराश अंदाज में अपनी लाठी को जमीन पर पटका और बोले, सुन बे नालायक, सच सच बता, कल रात को तेरा परफॉर्मेंस खराब था ना? तूने ढंग से काम नहीं किया ना? मैं तो एकदम चकरा गया। क्या? कौन सा परफॉर्मेंस खराब था? दादाजी ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा किया और दांत पीसते हुए बोले, अरे साले, और कौन सा? मैं बिस्तर वाले परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। ये सुनते ही भाई साहब, मेरा चेहरा गुस्से से एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया और मेरी गर्दन की नसें पागलों की तरह फड़कने लगी। एक मर्द के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती और अजीब बात और क्या ही हो सकती है? मैंने चिढ़कर कहा, अरे ये बकवास बात आपसे किसने कही? दादाजी के चेहरे पर ऐसी कुटिल मुस्कान थी मानो उन्होंने मेरी चोरी पकड़ ली हो। वो बड़े ही शातिर अंदाज में बोले, अरे ये तो एकदम साफ है। अगर कल रात तूने उसे अपनी परफॉर्मेंस से कतई नेक्स्ट लेवल वाला मजा और सुख दिया होता, तो भला जांग तांग अपनी शादी की पहली रात के तुरंत बाद तुझे ऐसे अकेला छोड़कर बिजनेस ट्रिप पे भागती क्या? अब तूने भी ये सब एक्सपीरियंस कर ही लिया है, तो जरा अपने दिल पे हाथ रखकर खुद से पूछ, क्या तेरा इस वक्त जांग तांग को छोड़कर कहीं बाहर जाने का मन करेगा? भाई कसम, दादाजी के इस सवाल ने तो सीधे मेरा मुंह ही बंद कर दिया। मैं चाहकर भी पलटकर जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि दिल ही दिल में मुझे अच्छे से पता था कि मेरा मन तो बिल्कुल नहीं करता। माना कि मुझे जांग तांग से कोई गहरा प्यार व्यार नहीं था, पर यह बात भी 100% सच थी कि कल रात का वो एक्सपीरियंस सच में एकदम नेक्स्ट लेवल और कमाल का था। पर भाई, अब मेरे दिमाग में एक नया ही भूत जाग गया। मैंने सोचा, यार ये औरत शादी के तुरंत बाद जो इतनी हड़बड़ी में ट्रिप पे भाग गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे पीछा छुड़ाने या दोबारा वैसा करने से बचने के लिए भागी हो? मान लो इस मामले में मेरा एक्सपीरियंस कम था और मैंने चीजों को गलत समझ लिया हो। मुझे लगा कि कल रात वो मजे के मारे रो रही थी, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साला दर्द और तकलीफ की वजह से रो रही हो? बस भाई, ये ख्याल आते ही मेरे फैंग बड़े नवाब वाले कॉन्फिडेंस के परखच्चे उड़ गए। मेरी सारी हेकड़ी पल भर में मिट्टी में मिल गई। उधर बूढ़े दादाजी ने जब देखा कि मेरा चेहरा एकदम उतर गया है और मैं अपनी ही मर्दानगी पर शक करने लगा हूं, तो वो फुल तसल्ली के साथ मुस्कुराते हुए वहां से कट लिए। वो खूसट बुढ़ा 100% ये सब जानबूझकर कर रहा था। उसका मकसद ही यही था कि टाइम टाइम पर मेरा ईगो डाउन करता रहे, ताकि मैं खुद को दुनिया का सबसे बड़ा 30 मारखा न समझ बैठूं। खैर, रात को मेरे दोस्त बाई लांग्यू और बाकी लौंडों ने मुझे दारू पीने के लिए बाहर बुला लिया। मैं जैसे ही क्लब के अंदर पहुंचा, सामने ही मेरा साला यानी वो जांग बेई खड़ा था। उसकी त्योरियां इस कदर चढ़ी हुई थीं कि माथे पर मक्खी भी दबकर मर जाए। उसने बिना कोई बात किए झटके से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर कॉरिडोर के एक कोने में ले गया। वो गुस्से में फुफकारते हुए बोला, साले, शादी हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तू यहां बाहर आवारागर्दी करने आ गया? अपनी बीवी को घर में अकेला छोड़ दिया है, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? तू मेरी दीदी के साथ गद्दारी कर रहा है। मैंने भी तुरंत अपना सीना चौड़ा किया और पूरे हक के साथ बोला, अरे ओए साले साहब, अपनी जानकारी दुरुस्त करो। तुम्हारी दीदी खुद बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर गई हैं। मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, और इसे आवारागर्दी मत कहो। मैं तो बस अपनी बीवी के छोड़ के जाने के गम को भुलाने के लिए यहां 2 घूंट अंदर डालने आया हूं, समझे? जांग बेई ने बड़े ही हताश अंदाज में अपना सिर पीटा और बोला, देख भाई, पहले तू सिंगल था तो तू खून खराबा और आग लगाने के अलावा जो मर्जी करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब तू शादीशुदा है, और एक शादीशुदा मर्द के कुछ कायदे कानून होते हैं। जांग बेई ने सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, चल सच बता, कहीं तूने ही तो कोई ऐसा कांड नहीं कर दिया जिससे मेरी दीदी नाराज हो गई?
वरना वो इतनी समझदार, संस्कारी और कायदे से चलने वाली औरत हैं, वो शादी के तुरंत बाद ऐसे अचानक ट्रिप पे भागने का फैसला कभी नहीं लेती। भाई साहब, उसकी इस बात ने तो सीधे मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मेरे अंदर एकदम जोर का डर बैठ गया और मैं बुरी तरह से घबरा गया। अब साला मन ही मन सोच रहा था कि हाँ भाई, कांड तो हुआ है। कल रात को मैंने उसे इतना तंग कर दिया था कि वो बेचारी रोने लगी थी। वो रो रो कर मुझसे रुकने के लिए कह रही थी और जोश में मैंने उसकी एक नहीं सुनी। पर यह बात मैं इस साले को कैसे बताऊं? मैंने अंदर के डर को छुपाने के लिए तुरंत अपनी आवाज ऊंची की और फुल टशन में झूठ बोलते हुए पलटवार किया। अरे ओए, मैं भला ऐसा क्या कर दूंगा जिससे वो नाराज हो जाएं? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो सीधे जाकर अपनी दीदी से ही पूछ ले। हम दोनों इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तुझे सच में लगता है कि मैं लड़कियों पर जुल्म करने वाला या उन्हें परेशान करने वाला घटिया आदमी हूं? मैंने उसे इस कदर कॉन्फिडेंस के साथ आड़े हाथों लिया कि वो गधा जांग बेई सच में मेरी बातों में आ गया और उसने मेरी बात मान ली। वैसे भी खुद ही सोचो, कोई भी लड़की अपने छोटे भाई को ये थोड़ी बताएगी कि रात को उसके पति ने उसे बेड पर कितना परेशान किया और वो रो पड़ी थी। खैर, उसके इस ड्रामे के बाद मेरा मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। मैं रात के ठीक 11 बजे ही दोस्तों को बाय बाय बोलकर चुपचाप अपने घर लौट आया। पूरा बंगला एकदम सूना और खाली खाली लग रहा था। मैं फटाफट नहाकर जैसे ही बेड पर लेटा तो कंबल और तकियों से अभी भी जांग तांग के बदन की वो हल्की हल्की मीठी सी खुशबू आ रही थी। मैं उसी खुशबू को महसूस करते हुए गहरी नींद में सो गया। पर भाई साहब, पूरी रात मेरे सपने में सिर्फ जांग तांग ही आती रही, जो रोते हुए मुझसे रुकने की भीख मांग रही थी। अगले दिन सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने सबसे पहला काम यह किया कि भागकर बाथरूम में घुसा और ठंडे पानी से नहाने लगा। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो शीशे में मेरा वो चेहरा साफ दिख रहा था जिस पर साफ साफ लिखा था कि लौंडा इस वक्त पूरी तरह से अतृप्त योग्योपमान अनसैटिस्फाइड है और वासना की आग में जल रहा है। मैं उसी अधूरी हसरत वाले गुस्से में अपना ठंडा चेहरा लेकर नीचे नाश्ता करने पहुंचा। मुझे देखते ही बुढ़ा दादाजी तुरंत अपनी चेयर खिसकाकर मेरे पास आए और मेरे चेहरे के हाव भाव भांपते हुए बोले, अरे ओए, ये अपना मुंह इस कदर 12 बजे जैसा क्यों बना रखा है? तांग तांग को गए अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है और तू अभी से ही इतना बेचैन और अतृप्त योग्योपमान दिखने लगा? ये सुनते ही भाई साहब, मेरा चेहरा शर्म और गुस्से के मारे एकदम भभक उठा। मैंने अपने दांत भींचे और चिढ़कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है दादाजी, चुप रहिए। पर दादाजी कहां मानने वाले थे। वो तो आग में घी डालने का काम कर रहे थे। वो चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाकर बोले, अरे शर्मा मत, अगर अपनी बीवी की इतनी ही याद आ रही है तो सीधा उसे फोन लगा और बोल कि काम खत्म करके जल्दी घर लौट आए। तुम दोनों अब मियां बीवी हो, इसमें शर्माना कैसा? भाई कसम, मुझे तो इतना गुस्सा आया कि मेरे गले से खाना नीचे ही नहीं उतरा। मैं तुरंत अपनी प्लेट छोड़कर वहां से खड़ा हो गया और पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। मैं मन ही मन चीखा, यार हद है, मैं उसकी याद में तड़प रहा हूं। मैं जो इस अमीर घराने की बिजनेस शादी का एक कड़क और बेजान हीरो हूं, मैं उस औरत को याद करूंगा? अरे मेरे पास तो साला उसका फोन नंबर तक नहीं है। खैर, देखते ही देखते पूरे 7 दिन बीत गए और पूरे 1 हफ्ते बाद वो औरत अचानक किसी 5 स्टार होटल की तरह बिना किसी नोटिस के सीधे घर लौट आई। रात के डिनर टेबल पर वो मेरे दादाजी के साथ अपनी बिजनेस ट्रिप के किस्से ऐसे मजे ले लेकर शेयर कर रही थी मानो वहां कोई मेला लगा हो। उधर मैं चुपचाप अपना मुंह बंद किए गुस्से में खाना ठूंसता रहा। जैसे ही मेरा खाना खत्म हुआ, मैंने अपनी चम्मच और कांटे को जोर से प्लेट पे पटका और बिना किसी से एक शब्द बोले सीधे अपने कमरे की तरफ भाग गया। अरे भाई, तुम पूरे 1 हफ्ते के लिए गायब थी और घर लौटने के बाद मुझसे एक बार माफी मांगना या कोई सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा? माना कि हमारे बीच कोई लैला मजनू वाला प्यार नहीं है, पर यह बिजनेस शादी भी साला कुछ ज्यादा ही सूखी और बेजान नहीं हो गई? कसम से, यह बेरुखी देखकर तो मेरा दिल ही खट्टा हो गया। कुछ देर बाद जांग तांग खाना खाकर कमरे के अंदर आई। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोला और सीधे तौलिया उठाकर बाथरूम में नहाने घुस गई। और भाई साहब, जब वो नहाकर बाहर निकली तो इस बार उसने लाल नहीं बल्कि एक बहुत ही प्यारी और कातिलाना गुलाबी रंग की नाइटी पहन रखी थी। वो गुलाबी रंग की बेहद पतली, आर पार दिखने वाली नेट की शेयर नाइटी थी। वो अपने भीगे बालों को तौलिए से सुखाते हुए मेरे पास आई और उसने बड़े ही कैजुअल अंदाज में सीधे एक परमाणु बम फोड़ दिया। तो सो जाएं क्या? ये सुनना था कि मेरे दिमाग में जो थोड़ी बहुत शराफत और अक्ल बची थी, उसके सारे तार एक झटके में जलकर राख हो गए। मैंने मन ही मन चीखा, अरे भाई, सोने का क्या मतलब? ये सिर्फ आंखें बंद करके चादर तानने वाली बात कर रही है या फिर शादी की पहली रात जैसा कोई तूफानी सीन दोबारा क्रिएट होने वाला है? जब उसने देखा कि मैं किसी बुत की तरह एकदम खामोश खड़ा हूं, तो जांग तांग ने अपनी गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा किया और बड़े ही मासूम अंदाज में पूछा, क्या हुआ? नहीं सोना है क्या? मेरा चेहरा इस वक्त शर्म और एक्साइटमेंट के मारे एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुका था और मैं पागलों की तरह अपना थूक गटक रहा था। मैंने मन ही मन खुद को समझाया,
अरे भाई, वो मेरी अपनी खुद की बीवी है, लीगली मैरिड वाइफ। मैं अपनी ही बीवी के साथ सोने से भला क्यों मना करूंगा? नहीं सोया तो साला मेरा ही नुकसान है। वैसे भी ये औरत पूरे एक हफ्ते के लिए जो बिजनेस ट्रिप पे भाग गई थी ना, इसके पीछे मेरे कमरे का जो हाल हुआ था वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। इसके जाने के बाद उन रातों में जो गंदे हुए बेडशीट और अंदरूनी चीजें थीं, उन्हें छुपाने के लिए मुझे रोज सुबह चोरों की तरह चुपचाप कूड़ेदान में टिश्यू पेपर ठूंस ठूंस कर सबूत मिटाने पड़ते थे, ताकि नौकरों को भनक न लग जाए। खैर, अपने रईस नवाब वाले ईगो और आखिरी बची कुची इज्जत को बचाने के लिए मैंने तुरंत अपने चेहरे पर एक सख्त और बेरुखा सा मुखौटा चढ़ाया। मैंने अपनी आवाज को कड़क करते हुए कहा, देखो, तुम कोई गलतफहमी मत पालना। मैं जो तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हुआ हूं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं या मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूं। यह सब मैं सिर्फ और सिर्फ दादाजी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें जल्दी से परपोता चाहिए। मैं तो बस उनका सपना पूरा करने के लिए तुम्हें एक जरिया बना रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी ये बदतमीजी भरी बात, जिसमें मैंने सीधे सीधे उसे सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन की तरह ट्रीट किया था, इस नए जमाने की आजाद और लेडी बॉस टाइप लड़की के आत्मसम्मान को सीधे चोट पहुंचाएगी। कोई भी नॉर्मल लड़की होती तो ये बकवास सुनकर वहीं मेरा सिर फोड़ देती और गुस्से से पागल हो जाती। पर भाई साहब, जांग तांग के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने बड़े ही शांत और ठंडे अंदाज में अपना सिर हिलाया और बिल्कुल सपाट आवाज में बोली, हाँ, मुझे पता है। वैसे भी आज मेरा ओव्यूलेशन पीरियड गर्भ धारण का सही समय ही है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसने बड़े ही शांत भाव से आगे कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं कंपनी में रात दिन एक करके ओवरटाइम काम इसीलिए निपटा रही थी ताकि सारे प्रोजेक्ट समय से पहले खत्म हो जाएं और मैं ठीक इसी ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान वापस तुम्हारे पास घर लौट सकूं। भाई साहब, ये सुनते ही मेरी बोलती पूरी तरह बंद हो गई। मैं अपनी आंखें फाड़े एकदम शौक में उसे देखता रह गया। मतलब हद है यार, इतनी बड़ी बात पर भी इसे रत्ती भर गुस्सा नहीं आया? क्या इन बड़ी कंपनियों को संभालने वाली लेडी बॉस का मेंटल लेवल सच में इतना खतरनाक और लोहे जैसा मजबूत होता है? जब उसने देखा कि मैं उसे पागलों की तरह घूर रहा हूं, तो जांग तांग ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और पूछा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? मैंने तुरंत किसी पेंडुलम की तरह अपना सिर जोर जोर से हिलाया, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। पर हकीकत तो ये थी कि मेरा दिमाग इस वक्त बुरी तरह चकरा चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी इस अजीबोगरीब बीवी का इमोशनल कंट्रोल आखिर किस मिट्टी का बना है। उसे अच्छे से पता है कि मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। उसे यह भी पता है कि दादाजी ने ब्लैकमेल करके और अपनी जान देने की धमकी देकर उसे इस घर की बहू बनाया है, ताकि खानदान का चिराग आगे बढ़ सके। यानी कुल मिलाकर वो सिर्फ एक जरिया है। फिर भी उसके चेहरे पर गुस्सा या नफरत का एक कतरा तक नहीं है। मैं मन ही मन सोचने लगा, साला, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज होगी जो इस लेडी बॉस के इस शांत चेहरे को बिगाड़ सके और इसे पूरी तरह से हिलाकर रख दे। तभी जांग तांग ने बिल्कुल सपाट और ठंडी आवाज में कहा, चलो अब सो जाते हैं। उसने इतना कहा और मुड़कर बेड पर चली गई। उसकी उस खूबसूरत पीठ और कातिलाना वॉक को देखकर मेरे गले में थूक सूख गया। मैंने एक लंबी सांस खींची और किसी भीगे चूहे की तरह धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा। अब देखो भाई, दिल की बात बताऊं तो भले ही मुझे उससे कोई लगाव नहीं था, पर उसका वो कड़क बदन, भाई कसम, मैं उस पर पूरी तरह लट्टू था। पूरे हफ्ते कंपनी में काम करते हुए जब भी मुझे शादी की पहली रात का वो नजारा याद आता, मेरा पूरा सिस्टम हिल जाता था। लेकिन अब जब हम दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के बिल्कुल बगल में लेटे हुए थे, तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अजीब सी शर्म और हिचकिचाहट दौड़ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शुरुआत कहां से करूं, क्योंकि भाई, शादी की पहली रात को तो सारा एक्शन उसी ने शुरू किया था। पर आज तो क्या अब इस बार शुरुआत करने की बारी मेरी थी? भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरा मन नहीं था, बस अंदर से थोड़ी शर्म और हिचकिचाहट हो रही थी। अब मैं इसी कश्मकश में मरा जा रहा था कि पहले क्या करूं, पहले उसे गले लगाऊं या सीधे किस करना शुरू करूं। मैं बिस्तर पर लेटा लेटा इसी उलझन में अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था और शर्म के मारे जमीन में धंसने ही वाला था कि तभी मेरे बगल में लेटी जांग तांग ने शायद मेरी इस घबराहट को भांप लिया। आखिरकार वो मुझसे उम्र में बड़ी थी और मेंटली मुझसे कहीं ज्यादा मैच्योर थी। और भाई, अपने उस आखिरी मिशन बच्चा पैदा करने को पूरा करने के लिए वो सच में कुछ भी करने को तैयार थी। उसने बिना एक सेकंड गंवाए एक झटके में कंबल को परे फेंका और फुर्ती से घूमकर सीधे मेरी गोद में आकर बैठ गई। उसके वो लंबे रेशमी बाल उसके कंधों से फिसलकर सीधे मेरी छाती पर बिखर गए और वो ऊपर से बिल्कुल लेडी बॉस वाले टशन में मुझे घूरने लगी। उसे इस तरह अचानक खुद पर हावी होते देख डर के मारे मेरी पूरी बॉडी के मसल्स एकदम अकड़ गए। मैं मन ही मन चीखा, अरे भाई, ये अब कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया? हम दोनों के बीच अभी वैसी कोई जान पहचान या बातचीत तो थी नहीं, इसलिए उसने इस बार फालतू बातों में टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं समझा। उसने सीधे अपनी गर्दन नीचे झुकाई और एक ही झटके में मेरे होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया। मैं तो भाई पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, मेरा दिमाग चकरा गया। पर उस एक जोरदार शुरुआत के बाद
वो तुरंत बेड पर सीधी लेट गई और उसने पूरा कंट्रोल मेरे हाथों में सौंप दिया कि अब मैं जो मर्जी आए वो करूं। पिछली बार की गलती से सीख लेकर मैंने इस बार खुद से पक्का वादा किया था कि मैं बहुत ही आराम से सब कुछ करूंगा और उसे बिल्कुल नहीं रुलाऊंगा। लेकिन भाई साहब, आखिर में उसकी आंखों से फिर से आंसू टपक ही गए। पर इस बार मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि ये आंसू किसी दर्द या तकलीफ की वजह से नहीं थे, बल्कि उस कड़क मजे और चरम सुख की वजह से निकले हुए नेचुरल आंसू थे। और भाई कसम, उसकी आंखों के वो बहते हुए आंसू मेरे अंदर के मर्दानी जोश को सीधे 7वें आसमान पर पहुंचा रहे थे, मानो उन्होंने सीधे मेरी नस नस में करंट दौड़ा दिया हो। उसकी आंखों के वो आंसू मेरे लिए किसी हाई डोज पावरफुल ड्रग उत्तेजक की तरह काम कर रहे थे। उसी जोश में आकर मैंने उसे आसानी से नहीं छोड़ा और पूरी रात कई बार उसे बुरी तरह परेशान करने के बाद ही जाकर कहीं मेरा दिल शांत हुआ। खैर, पिछले कुछ दिनों से लगातार कंपनी जाने की वजह से अब मेरी बॉडी का क्लॉक भी किसी असली बड़े बिजनेसमैन की तरह सेट हो चुका था। अगली सुबह जब हम दोनों की आंखें खुली तो हमने एक दूसरे को देखा, पर कोई बात नहीं की। एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ हम दोनों चुपचाप बेड से उठे, फ्रेश हुए और नीचे नाश्ते के लिए आ गए। हॉल में हमारे बूढ़े दादाजी पहले से ही अपनी चेयर पे जमे हुए थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, उन्होंने मेरे इस एकदम चमचमाते, फ्रेश और फुल संतुष्टि से भरे चेहरे को ऊपर से नीचे तक घूरा और ये देखते ही उनके मुंह का कोना गुस्से और मजे के मारे बुरी तरह फड़कने लगा। मैं उनकी उस नजर में छुपा हुआ साफ ताना अच्छे से पढ़ सकता था। अरे भाई, पिछले पूरे हफ्ते जब मेरी बीवी बाहर थी तो मैं रोज सुबह किसी लेनदार की तरह सड़ा हुआ मुंह लेकर नीचे आता था, और कल रात जैसे ही मैडम वापस लौटी, सुबह मेरे चेहरे का ये टशन, ये घमंड और ये तसल्ली साला चाह कर भी छुप नहीं रही थी। दादाजी पक्का मन ही मन मेरी इस हालत पर लोटपोट होकर हंस रहे होंगे कि बड़ा आया था शादी का विरोध करने वाला और बच्चा पैदा करने की मशीन बनने से मना करने वाला। बेटा, थूक कर चाटना किसे कहते हैं, अब अच्छे से समझ आ रहा है ना? थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा है कि उसकी गूंज लोच एफएम तूफान से भी तेज है। पर चूंकि जांग तांग वहां सामने बैठी थी, इसलिए उस बूढ़े खूसट ने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर के तानों को थूक के साथ अंदर गटका और खुद को शांत रखा। नाश्ता खत्म होते ही मेरी वो सुपर कूल और शांत रहने वाली बीवी सीधे जांग ग्रुप के अंडर चलने वाली एंटरटेनमेंट मीडिया कंपनी में अपनी लेडी बॉस वाली ड्यूटी संभालने निकल गई। भाई साहब, ये औरत जब अपने काम पे आती है ना, तो सीधे लेडी सिंघम बन जाती है। फिर इसे किसी रिश्ते नाते की कोई परवाह नहीं रहती। असल में जांग खानदान का असली बिजनेस तो जमीनों और प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मार्केट थोड़ा मंदा हुआ, तो इस शातिर औरत ने तुरंत अपना पूरा फोकस लोगों के एंटरटेनमेंट और मीडिया बिजनेस पे शिफ्ट कर दिया। इस वक्त जांग एंटरटेनमेंट के पास सैकड़ों की तादाद में आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज साइन थे, जिनमें से ज्यादातर भले ही छोटे मोटे स्टार्स थे, लेकिन फिर भी ये कंपनी साल भर में इतना अंधा पैसा कमा कर देती थी कि किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। जांग तांग ने ऑफिस पहुंचते ही बिना एक सेकंड गंवाए अपनी सेक्रेटरी को अंदर बुलाया और सी सिटी में जितने भी बड़े बड़े मैनेजर्स और एजेंट्स थे, उन सबको एक झटके में मीटिंग के लिए घसीट लिया। इस मीटिंग का मुद्दा एकदम सिंपल, सीधा और धांसू था। कंपनी के सारे बड़े छोटे एक्टर्स और स्टार्स को अब सीधे लाइव स्ट्रीमिंग लाइव वीडियो में सामान बेचने यानी लाइव सेल के काम पर उतारा जाए। आजकल मार्केट का हाल ये था कि इंटरनेट के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स लाइव आकर सामान बेचकर साल के सैकड़ों करोड़ों रुपए कूट रहे थे, जो कि बड़े बड़े टॉप स्टार्स की साल भर की कमाई से भी कहीं ज्यादा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन नखरेबाज एक्टर्स को लगता था कि वो बहुत ऊंची चीज हैं। उन्हें लगता था कि लाइव कैमरे के सामने खड़े होकर चिल्ला चिल्लाकर सामान बेचना उनके लेवल और स्टेटस को गिरा देगा। वो खुद को उन इंटरनेट ब्लॉगर से बहुत ऊपर समझते थे, जो अजीब अजीब हरकतें करके या ठुमके लगाकर फेमस हुए थे। पर हमारी इस बेरहम और पक्की बिजनेस वुमन जांग तांग की नजरों में स्टार्स और ब्लॉगर्स में रत्ती भर का भी फर्क नहीं था। उसके लिए तो बस एक ही रूल था, जो पैसा कमा कर दे वही सबसे बेस्ट है। उसने सीधे मीटिंग में खड़े होकर अपना आखिरी फैसला सुना दिया। जो भी लाइव सेल करने के लिए तैयार है, कंपनी उसे पूरा सपोर्ट और सेटअप देगी, और जो तैयार नहीं है उस पर कोई दबाव नहीं है, वो अपना रास्ता देख सकता है। उधर मैडम ऑफिस में ये बड़े बड़े फैसले ले रही थीं, और इधर मैं अभी भी कंपनी जाने के लिए कार में बैठा हुआ था। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी इस ऐश परस्त और नवाबों जैसी रॉयल जिंदगी में बहुत जल्द एक ऐसा भयानक और काला तूफान आने वाला है जो मेरी लंका लगा देगा। तभी कार में बैठे बैठे बूढ़े दादाजी ने अचानक बड़े ही कैजुअल अंदाज में मुझसे पूछा, हाँ भाई आलिंग, जरा ये तो बता, कल रात को तांग तांग ने तुझे मनाया या नहीं? तेरी मिन्नतें की या नहीं? ये सुनते ही भाई साहब, मेरा वो गोरा चिट्टा चेहरा शर्म के मारे एकदम लाल हो गया। मैंने गुस्से में अपनी आंखें बड़ी की और उन्हें घूरते हुए चिल्लाया, अरे वो भला मुझे क्यों मनाएगी? क्या मैं कोई दूध पीता छोटा बच्चा हूं क्या? दादाजी ने यह सुना तो उनके चेहरे पर गजब का अचरज आ गया। वो अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोले, हैं?
उसने तुझे नहीं मनाया? पर उसने तो कल मुझसे पक्का वादा किया था कि वो घर आते ही सबसे पहले तुझे मनाएगी और तेरा गुस्सा शांत करेगी। तो बस दोस्तों, इस एपिसोड को हम यहीं लपेटते हैं। पूरे 2000 लाइक्स और 200 कमेंट्स का टारगेट पूरा हुआ तो नेक्स्ट वीडियो पक्की। अगर नहीं हुआ तो हम किसी और स्टोरी पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड 1 घंटे तक का आ जाएगा आराम से, क्योंकि मेरे पास इस बार बहुत कुछ है दिखाने के लिए।